हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मनीष चौधरी और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम पर आपको समझना पड़ेगा 1940s का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया में 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर चल रहा था और यहां पर इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि आपने सुना होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। और बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाए, इंडिया को आजादी दे दे। लेकिन यहां पर साथ के साथ एक डिमांड हो रही थी कि अगर इंडिया को आजादी मिलेगी तो इंडिया को कैसे गवर्न करेंगे। तो इंडिया को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और वो संविधान कैसे बनेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई, यानी कि एक ऐसी बॉडी की जो उस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। तो एमएन रॉय एक कम्युनिस्ट थे, इनका नाम याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी 1934 में। ठीक है, तो 1934 में सबसे पहली डिमांड एमएन रॉय ने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। उसके बाद स्वराज पार्टी का भी नाम याद रखेगा। 1934 में रांची का जो एक सेशन होता है, वहां पर इन्होंने ये कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस था ना, वो क्या था? वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। वो क्या था? वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड सफरेज बोलते हैं बेसिकली, या लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स पेयर्स हैं, जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, इस तरीके के लोगों को ही सिर्फ वोट डालने का अधिकार था। लेकिन यहां पर स्वराज पार्टी ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो इलेक्शन होगा वो होगा अडल्ट सफरेज के बेस पर, यानी कि फॉर एग्जांपल एक डेट फिक्स कर दी आपने, एक डेट कह रहा हूं, ईयर फिक्स कर दिया आपने, बोल दिया कि इंडिया में जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर होगा, हर कोई व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, एजुकेशन है, वो उसको साइड में रख दो। सिर्फ एज क्राइटेरिया पे हम डिसाइड करेंगे, जो भी 21 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, आज के टाइम, आज करंट एज क्या है वोट डालने की, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि एज रिड्यूस कब हुई थी, जिसको भी पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस चीज की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 1935 में की थी, याद रखिएगा। और यहां पर उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन जो लखनऊ का सेशन हुआ था कांग्रेस का 1936 में, वहां पर इस ऑफिशियल डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। ये रखी गई थी ऑफिशियली, ये डिमांड कहा गया था कि हम जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं। और इन्होंने रिजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसी टाइम पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ठीक है, इसमें फेडरेशन का सिस्टम उन्होंने बोला था कि हम एक फेडरल वो बनाएंगे, जो कभी बन नहीं पाया था। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया था। लेकिन यहां पर जो डिमांड करनी स्टार्ट की थी 1935 में, उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था अपनी डिमांड को, कहां पर? लखनऊ सेशन के अंदर। फिर सी राजागोपालाचारी का नाम याद रखिएगा। सी राजागोपालाचारी ने डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बेस होना चाहिए वो एडल्ट सफरेज होना चाहिए 1939 में। अब आप कहेंगे कि पहले भी डिमांड हो चुकी है। यस, पहले एज ए पार्टी ने डिमांड की थी, स्वराज पार्टी ने 1934 में। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने, किसने की थी? सी राजागोपालाचारी ने 1939। जो सी राजागोपालाचारी की डिमांड थी ना, इसको एक्सेप्ट किसमें किया गया था? ऑगस्ट ऑफर के अंदर 1940 में। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब आया तो इन्होंने बोला कि हम क्या काम करेंगे, वी आर गोइंग टू फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड असेंबली इन 1942। इन्होंने बोला 1942 में कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो उसके लिए एक इलेक्टेड असेंबली होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या, एक फेल्ड अटेम्प्ट था ब्रिटिशर्स का, ये कभी लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि हम आपको कब देंगे ये राइट, ये देंगे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने कोई डेट नहीं बताई। ठीक है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। जिसके बाद फिर एक वेवल प्लान आता है। वेवल प्लान आया था 1943 में। इन्होंने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हिंदू और मुस्लिमों का। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम का, क्योंकि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक डेडलॉक बना हुआ था। तो वो चाहते थे कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें जो डेडलॉक बना हुआ है, इस चीज को, डेडलॉक को हम खत्म कर सके। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पार्टीशन की डिमांड की जा रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इन्होंने
कोशिश की इस प्लान के थ्रू कि ये पार्टीशन ना हो, पार्टीशन को रोक दे और साथ के साथ हम क्या काम करें, यहां पर इक्वल पार्टिसिपेशन दे दें। अगर इक्वल पार्टिसिपेशन दे देंगे तो पार्टीशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हम डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। कैबिनेट फिर मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। इस मिशन के अंदर यह कहा जाता है कि हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। और इसके मेंबर कौन थे कैबिनेट मिशन के, सर पैथिक लॉरेंस जो थे चेयरमैन थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। टोटल कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आपका 1937 का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आपका 1946 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 1946 का इलेक्शन होगा, इसी इलेक्शन के बेसिस पे जो सीट्स होंगी वो एलोकेट होंगी कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो जब 1946 का प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ तो यहां पर टोटल 1585 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 923 सीट्स कांग्रेस जीती थी। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो टोटल परसेंटेज था 58.23%। और वहीं पर मुस्लिम लीग की बात की जाए तो 425 सीट्स जीते थे वो, और परसेंटेज की बात करें तो 26.81% था, ठीक है। अब और भी चीजें समझ लेते हैं। अब यहां पर क्या था, मुस्लिम लीग वोन ऑल सीट्स इन बॉम्बे, मद्रास एंड उड़ीसा। जो बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा की जितनी भी सीट्स थी ना मुस्लिम लीग की, वो सारी की सारी जीत गई थी। कौन, मुस्लिम लीग। और कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में जो है अपनी गवर्नमेंट बनाई थी आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। और बाकी जो 2 बचे हुए प्रोविंसेस थे वहां पर मुस्लिम लीग ने बनाई थी और एक में कोalition की गवर्नमेंट आई थी। अभी आप बहुत ज्यादा दिमाग में हौच पौच हो गया होगा, उसको मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा और समझा देता हूं। यहां पर आप ये डेटा देखिए, यहां पर ये जो डेटा है ना, कितने प्रोविंसेस थे, टोटल 11 प्रोविंसेस थे। कौन कौन से, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, सिंध एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। टोटल 11 प्रोविंसेस थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था। सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स के लिए, यानी कि मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी। अब असम के अंदर कितनी सीट रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, 34 सीट्स रिजर्व थी। यहां पर बंगाल में 119 सीट्स थी। इस तरीके से ये सारी की सारी रिजर्व सीट्स थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन रिजर्व सीट्स में, तो रिजर्व सीट्स का मतलब क्या है कि इन 34 सीट्स पे आप सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ मुस्लिम लीग से ही होगा, वो कांग्रेस भी खड़ा कर सकती है, कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम्स हो सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स खड़े किए थे, 31 कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग के जीते थे और बाकी 3 कैंडिडेट किसके थे, कांग्रेस के और बाकी अदर भी हो, ठीक है। यानी कि मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती आउट ऑफ रिजर्व सीट, आसाम के अंदर 91%, बंगाल के अंदर 95%। इस तरीके से बॉम्बे के अंदर 100%, मद्रास के अंदर 100% और उड़ीसा के अंदर 100%। यही मैंने आपको बताया यहां पे कि बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा की सारी सीट जीती थी। सारी सीट का मतलब है जो रिजर्व सीट थी मुस्लिम्स के लिए, रिजर्व सीट थी, वो सारी सीटें इन्होंने जीती थी। बाकी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा जहां पे 91% है तो रेस्ट बची हुई कांग्रेस या अदर पार्टी ने जीती होगी। 95% है, अगेन बाकी 5% जो है कांग्रेस या अदर लोगों ने जीती होगी। इसी तरीके से ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, अब कांग्रेस और उसके बीच में डिवीजन की बात करें तो आसाम में जितनी भी सीट्स थी टोटल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आसाम में टोटल 108 सीट थी। 108 सीट में से 34 सीट रिजर्व थी मुस्लिम के लिए, और उन 34 मुस्लिम्स में से 31 कौन जीत गया, मुस्लिम लीग जीत गई। और बाकी की जो और बची हुई सीट्स थी, इंक्लूडिंग इसमें से 3 बची हुई सीट्स, वो किसके पास गई, कांग्रेस और अदर्स के पास चली गई। तो इस तरीके से करके ये पूरा का पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह, ये टोटल 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो ये आप क्लियरली माइंड में रखेंगे। नाउ द कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स मिनिस्ट्रीज इन आसाम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये याद रखिएगा, इन 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई थी। बाकी जगह पर आपको देखने को मिलेगा बंगाल और सिंध में किसने बनाई थी, मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन एक कोalition गवर्नमेंट भी बनी थी, कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी ने, अकालीज ने, कहां पर, पंजाब प्रोविंस में। ये किसकी थी, कोalition गवर्नमेंट थी। तो मैंने बताया था ना कि 8 तो कांग्रेस ने बनाई थी, 2 मुस्लिम लीग ने और एक कोalition की गवर्नमेंट बनी थी। यहां पर बताया था ना, देखो ये रहा, कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 8 आउट ऑफ
11 प्रोविंसेस, रेस्ट में 2 मुस्लिम ने बनाई थी और एक कोalition ने। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपका उसी चीज का है, तो याद रखिएगा। ये जितनी भी सीट्स आई ना, ये जो जितनी भी सीट्स आई है, इन सीट्स के बीच बेस पर रिप्रेजेंटेशन था किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है, जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी इन प्रोविंसेस के बेसिस पर। और इसी के बेसिस पे याद रखिएगा यहां पर जो है गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, सेंट्रल में गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रोविंशियल इलेक्शन सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो किस तरीके से था। टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें 292 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, और 4 सीट्स थी चीफ कमिश्नर्स की, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स थी ये कहां से आई हैं, ये प्रोविंसेस से आई हैं। कौन से प्रोविंसेस से आई है, इन वाले प्रोविंसेस से इलेक्शन लड़ने के बाद। ये 93 सीट्स किसकी थी, ये प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि ये तो इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू आए थे, ये वाले नॉमिनेटेड थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। तो वही मैंने यहां पर आपको डेटा दिया हुआ है कि 292 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। लेकिन 1947 में जैसे इंडिया का पार्टीशन होता है उसके बाद ये सीट्स हो गई थी कितनी, 299 सीट्स, ठीक है। और ये कैसे थी, पार्टली इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स थे और पार्टली नॉमिनेटेड। इनडायरेक्ट इलेक्टेड का मतलब ये प्रोविंसेस से आए थे, इनके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया गया था इंडिया के अंदर। अब मैं आपको इस सीट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूं। ये जो 389 सीट्स है ना, यहां पर ये जो 389 सीट्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। इसमें से क्या है, 292 प्लस जो आपके 4 चीफ कमिश्नर है, ये कितने हो गए, 296, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स यहां पर नॉमिनेट करेंगे। इन 296 सीट्स में से टोटल अगर आप देखें 208 तो कांग्रेस की सीट्स थी, 73 मुस्लिम लीग की सीट्स थी और 15 अदर्स थे। 15 अदर्स में आपका 8 इंडिपेंडेंट थे और 7 अदर पार्टीज के थे, ठीक है। तो टोटल नंबर आपको मिलेगा यहां पर 296, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स अलग हो गए, उसके बाद पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद सीट्स का रीएडजस्टमेंट हुआ, टोटल मेंबर कितने हो गए, 299, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि यहां पर जो सीट्स एलोकेट हुई थी ना, वो किस तरीके से एलोकेट हुई थी। यहां पर डिवीजन था 6 का, रिजर्वेशन था एक तरीके से, मुस्लिम का था और जनरल का था, यानी कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूट थी सिख के नाम से, मुस्लिम्स के नाम से और आपका जनरल के नाम से, ठीक है। इन दोनों में जो नहीं आता वो सब जनरल में था। तो इस तरीके से याद रखिएगा 3 कैटेगरीज में थी। और कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन की बात करें इन 296 सीट्स का, इन 296 की मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो ब्रिटिश इंडिया और आपके चीफ कमिश्नर्स है, ठीक है। 163 हिंदूज थे, 80 मुस्लिम्स थे और एससी की मैं बात करूं तो वो आपके थे 31, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी और जिन्ना कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, ठीक है। दोनों ही मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब ये जो प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए थे उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेब्लिश किया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ एक गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आज का पार्लियामेंट समझ लीजिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 काम थे, एक तो देश को चलाना, कंट्री को रन करना जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, और दूसरा काम क्या था इसका, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। यानी कि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों की तरह फंक्शन कर रही थी उस वक्त। अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेस पर जिसके पास मेजॉरिटी थी, यहां पर एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी आपकी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर कोई भी मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर नहीं था, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब मैं आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग ने इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और प्रिंसली स्टेट्स ने भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर जब पहली बार गवर्नमेंट बन रही है तो यहां पर कोई भी मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं है। होम एंड आईबी मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली वल्लभ भाई पटेल के पास थी, एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, आर्ट्स एजुकेशन हेल्थ इंडस्ट्री एंड सप्लाई सी राजा गोपालाचारी, कॉमर्स सी एच भाभा, डिफेंस बलदेव सिंह, फाइनेंस जॉन मथाई, लेबर जगजीवन राम, लॉ आपका सईद अली जहीर, रेलवे कम्युनिकेशन पोस्ट एयर असफ अली, वर्क माइंस एंड पावर ये था आपका शरद बोस के पास, ठीक है। ये पूरा आप याद रखिएगा।
नाउ उसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेब्लिश किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन। तो याद रखिएगा जो कैबिनेट मिशन आया था उसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और यहां पर जो भी मेंबर थे वो बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, जब पहली बार फर्स्ट डे सेशन हुआ ना इसका, फर्स्ट डे सेशन हुआ कब? कितने मेंबर है यहाँ पे? 389। आउट ऑफ 389 मेंबर्स यहां पर सिर्फ 211 मेंबर अटेंड करते हैं। मैंने बताया ना कि मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ने बॉयकॉट कर दिया था। अब जब पहला दिन होता है, मान लीजिए क्लास होती है तो क्लास का मॉनिटर इलेक्ट होता है। ठीक है, क्लास का मॉनिटर इलेक्ट होता है तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रन करने के लिए, चलाने के लिए एक इलेक्शन किया जाएगा। अब इलेक्शन भी कोई कराएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपस में तो फिर ऐसे लड़ाई हो जाएगी कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं इलेक्शन कराऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर उस वक्त कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, इन्होंने सजेस्ट किया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और यहां पर इस बेसिस पर, क्यों? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे और इस बेसिस पर इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं और ये फ्रेंच प्रैक्टिस के बेस पर इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस के बेस पर। और यहां पर ये फर्स्ट मीटिंग को चेयर करते हैं, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इनका काम क्या था? इनका काम था जो नए मेंबर आए हैं उनको ओथ दिलाना और फिर उसके बाद नए प्रेसिडेंट का एक तरीके से इलेक्शन कराना। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट, एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट, जिसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं नॉर्मल। 30 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। अब एक और चीज याद रखिएगा, एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को भी एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। दो नाम है। ठीक है, इनको इलेक्ट किया जाता है कब? 16 जुलाई 1948 को एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेशन होता है 9 आपका 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन होता है। उसके बाद होता है आपका ये जो 13 दिसंबर है, इसी दिन एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि आज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम सब बैठे हुए हैं ना, आज आके हमारा मेन मोटिव क्या है, हम क्यों बैठे हैं और हम इंडिया को कहां लेके जाना चाहते हैं, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हम क्या किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सभी विदाउट अपोजिशन इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कब? 22 जनवरी 1947 को। कोई भी इसका विरोध नहीं करता। ठीक है, नेहरू प्रपोज प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी, और नेहरू ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने कि एक प्रियम्बल होना चाहिए। और ये प्रियम्बल किसके बेस पर था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर था। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब भी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी, इसको चेयर किया जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जब भी ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करती थी तो ये जीवी मवलांकर के द्वारा इसको चेयर किया जाता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब और भी कुछ फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे, जैसे कि इंडिया का एक नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को, और चेयरमैन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब थोड़ा सा फ्लैग के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग के बीच में ऐसे एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र में एक ऐसे इस तरीके से पहिया बने हुए हैं, इनको बोलते हैं आपको स्पोक्स। ये जो स्पोक्स है ना, टोटल कितने? 24। ये 24 घंटे को दर्शाते हैं। ठीक है, 24 आवर्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा। नाउ 24 स्पोक्स इन व्हील, एंड जो इसकी विड्थ और लेंथ होती है ये 2:3 में होती है। हमेशा याद रखिएगा 2:3 में होती है। अब 2:3 में ही आपका पूरा का पूरा फ्लैग होना चाहिए, चाहे वो आपका इस साइज में हो, चाहे इस साइज में, ये कोई से भी साइज में हो, ये सारे के सारे रेशियो किस में होने चाहिए? 2:3 में ही होने चाहिए। डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया। इंडिया का जो फ्लैग है, वो नेशनल फ्लैग है, वो पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। और इंडिया का जो फ्लैग है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये एक लॉ है, ये एक स्टैच्यूएट है जो यहां पर इसको बताता है कि इस फ्लैग का किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से अगर आप मिसयूज करोगे तो आपको सजा हो सकती है। ठीक है,
साथ के साथ याद रखिएगा हैंड स्पन होना चाहिए, यानी कि हैंड वोवन होना चाहिए फ्रॉम वूल, कॉटन, सिल्क या खादी वगैरह से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ साथ के साथ क्या और भी चीजें की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 एंड ऑल्सो इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। इंडिया ने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। हमारा जो नेशनल एंथम है उसका नाम है जनगण मन, याद रखिएगा। जनमन गन जो है वो अप्रोक्स 52 सेकंड्स का होता है। जब आप उसको गाते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 52 सेकंड्स के आसपास ही होता है, ठीक है। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1911। ये वही डेट है जब कोलकाता से, बंगाल से आपकी कैपिटल शिफ्ट हुई थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगा था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगेन मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, वहां पर सब आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको लिंक आपको करना पड़ेगा हिस्ट्री को और पॉलिटी को, सब चीज को, और वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सारी चीजें आपको लिंक करनी पड़ेगी। ये 26 सेशन था कांग्रेस का जो 1911 में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोलकाता के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर वो थे बी.एन. दर। तो याद रखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली बार हमारा जो हमारा नेशनल एंथम है वो कब गाया गया था, कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 1911 कोलकाता का सेशन था। उसके प्रेसिडेंट थे बी.एन. दर, ठीक है। ये कहां से अडॉप्ट किया गया है, इसको अडॉप्ट किया है रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है गीतांजलि, वहां से लिया गया है। उस गीतांजलि बुक में इन्होंने ये लिखा था। तो इसके राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इट ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24 1950 को। नेशनल सॉन्ग का नाम क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहां से अडॉप्ट किया गया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है एक, आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर से यहां पर लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहली बार कब गाया गया था, 1896 में, 12th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कोलकाता। प्रेसिडेंट थे यहां पर रहीमतुल्ला सयानी। तो सबसे पहले कौन सा गाया गया था, वंदे मातरम, और उसके बाद आपका जो है जनगण मन, ठीक है, यानी कि नेशनल एंथम जो है, ठीक है। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट किया गया था, बट उन्होंने उस दिन जो है एज ए प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम नहीं किया था, पोस्ट पर नहीं चले गए थे। फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम दिया, आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आते ही आप उस पोस्ट पे थोड़ी चले जाते हो, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को उनका इलेक्शन हुआ था, ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। फिर ज्वाइन कब किया था, 26 जनवरी को। जैसे ही 26 जनवरी को उन्होंने इसको ज्वाइन किया, वैसे इंडिया क्या बन गया, रिपब्लिक। तुरंत ही इंडिया का पोजीशन क्या चेंज हो गया, रिपब्लिक में, ठीक है। और एडॉप्ट किया था स्टेट एम्बल को। स्टेट एम्बल क्या हमारा, सरनार्थ लॉयन। आपने देखा होगा बहुत सारे आईएएस के टेबल पे रखा होता है, आपके करेंसी नोट पे होता है, कोइंस पे होता है, ठीक है। तो सरनार्थ लॉयन जो है वो स्टेट एम्बल है। ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। सरनार्थ लॉयन है, उसके नीचे आप ये जैसे मान लीजिए आपका स्टेट एम्बल है सरनार्थ लॉयन, उसके नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये जो सत्यमेव जयते है ये कहां से अडॉप्ट किया है, मुंडक उपनिषद से अडॉप्ट किया, ठीक है। साथ के साथ हमने अपना नेशनल कैलेंडर भी अडॉप्ट किया है। तो नेशनल कैलेंडर आप देखिएगा हमारे दो तरीके के देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है साका एरा, एक और हमने अडॉप्ट किया है जॉर्जियन कैलेंडर। ये एक तरीके का वेस्टर्न कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर भी हमने अडॉप्ट किया है। दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साका एरा है ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं जूलियन ईयर्स, यानी कि 78 सीई से, ठीक है। और जो ये साका है ये साउथ इंडियन के लिए यूज होता है, और विक्रमी जो कैलेंडर है वो हमारा नॉर्थ इंडिया के लिए यूज होता है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा वहां पर आपको मिल जाएगा। नाउ ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके टोटल कितने सेशन हुए थे, टोटल 11 सेशन हुए थे टिल 26 नवंबर 1949। और ये वही डेट है जिस दिन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। टोटल कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन, याद रखिएगा। 12वां सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल कितने डेज होते हैं 11 सेशन को कवर करने के लिए, टोटल कितने हो गए आपके 165, ठीक है। कहीं पर आपको 166 भी मिल जाएगा, वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि 24 जनवरी भी काउंट हो जाता है।
तो इसलिए याद रखिएगा 165 थे टिल 26 नवंबर। ठीक है, ये टोटल सेशन कितने, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, कोस्ट कितनी आई, 64 लाख की कोस्ट आई थी। और कितनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था, लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। On 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। लास्ट सेशन हुआ था 24 जनवरी को, याद रखिएगा। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कुछ कमेटी थी, जैसे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो बनाने की कह रहा हूं मैं, जो ड्राफ्ट करने की, तैयार करने की। देखिए क्या होता है कि कभी भी क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठे टीचर कुछ बता रहा है तो आप ऐसे रफ नोट उतार लेते हैं ना। उसके बाद इस रफ को उतारने के बाद फिर आपको जो जो सही लगता है उसको आप फाइनल नोटबुक में मेंशन करते हैं। तो वैसे ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि उस टाइम पर कि जो जो हमें ऐड करना है, जो जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इस कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फिर आपके जो मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अलादी कृष्णमया अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव को रिप्लेस कर दिया था बी एल मित्तर ने, क्योंकि तबियत खराब होने की वजह से माधव राव ने रिजाइन कर दिया था। फिर टी कृष्णमाचार्य थे, बट इनको रिप्लेस कर दिया था डीपी खेतान ने, क्योंकि 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा। साथ के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे बी एन राव, सर बेनेगल नरसिंह राव। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडियन थे जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे। साथ के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी बी एन राव को ड्राफ्ट करने की, कि क्या ड्राफ्ट करने की, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कभी भी कोई भी कमेटी जो होती है ना, उस कमेटी का काम होता है उस चीज को सुपरवाइज करना। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी भी करती है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर करते हैं, आईपीएस करते हैं। अब किसी ने क्राइम किया तो उनको पकड़ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थोड़ी जा रहे हैं, बट वो सुपरवाइज करने का काम कर रहे हैं। वैसे ही ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका काम था सुपरवाइज करना। लेकिन उसको जो ड्राफ्ट किया था एक तरीके से वो बी एन राव ने किया था। यहां पर जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशन हुए। ठीक है, 165 डेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली। हर आर्टिकल पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और हर एक एक आर्टिकल को वोट किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और वोट करके अडॉप्ट किया गया हर एक आर्टिकल को। तो मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। अगर हर एक आर्टिकल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोट ना करती तो वो ड्राफ्ट ही रह जाता, कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनता ही नहीं। ठीक है, तो हम किसी भी कुछ लोगों को क्रेडिट नहीं दे सकते, यहां पे सभी लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा। इसमें से एक महान आदमी बी एन राव भी है। ठीक है, नाउ एस एन मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहली बार इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, सॉरी, जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो बी एन राव ने बनाया था, लेकिन बाकी जो ओवरऑल फाइनल तक लेकर गए थे वो एस एन मुखर्जी थे, उनका नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है बी आर अंबेडकर वॉज इलेक्टेड एज दी कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बी आर अंबेडकर की जो सीट्स थी वो कहां से थी। तो देखिए दो चीजें याद रखिएगा कि जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, उससे पहले वो बंगाल की सीट से रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्टीशन हो जाता है, उसके बाद जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर रिप्रेजेंट करते हैं वो बॉम्बे की सीट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आजाद, जब भी क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली आपका ऐसे ही आएगा कि आजाद इंडिया, जब भी पूछेगा कि कहां से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपको बॉम्बे ही लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट सीट कहां थी, तो फर्स्ट सीट में फिर आप याद रखिएगा कि वहां पर बंगाल भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नाउ दूसरी अदर कमेटीज थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड स्टेट कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को लीड कर रहे थे सरदार पटेल। अब एडवाइजरी के अंदर कुछ सब कमेटीज भी थी। सब कमेटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स को कर रहे थे जेबी कृपलानी।
माइनॉरिटीज को एचसी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट को गोपीनाथ बोरदोलोई और एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया को कर रहे थे एवी ठक्कर। तो ये सारी चीजें याद रखेगा। कभी कभी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवाइजरी सब कमिटी, ठीक है, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे जीवी मबलांकर, हाउस के थे बी पट्टाभाई सीतारामैया, लैंग्वेज के थे आपके ये मोतुरी करके एक है, उनका नाम याद रखिएगा। देन आपका ऑर्डर ऑफ बिजनेस को के एम मुंशी, ठीक है। थोड़ा सा ये मत रखना क्योंकि मेरे से साउथ इंडियन नाम थोड़े प्रोनाउंस नहीं होते, मेरे को थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए थोड़ा प्लीज डोंट क्रिटिसाइज मी। नाउ अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब पार्टीशन हो गया 299 मेंबर थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर 299 मेंबर्स के सिग्नेचर नहीं है, ओनली 284 लोगों के ही सिग्नेचर है, ठीक है, सिर्फ 284 को, यानी कि 15 लोगों के सिग्नेचर नहीं है। अब इसको याद कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीका है, बहुत इजी तरीका है। अब 284 का ही क्यों था, क्योंकि यहां पर ओरिजिनली कितनी सीट्स थी, 389 थी, लेकिन पार्टीशन के बाद वो चेंज हो गई थी 299। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, इसमें आपको अगर देखने को मिलेगा, इसमें 15 वुमेन थी, टोटल 299 सीट्स जो थी उसमें 15 वुमेन थी, महिलाएं थी, और ये 15 नंबर आप याद रखेंगे तो दोनों ही काम हो जाएंगे। ये भी याद रख सकते हैं कि 15 लोगों के सिग्नेचर नहीं थे और 15 जो है फीमेल थी। आप कैसे भी याद कर लो तो उससे आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें से माइनस भी करोगे तो 284 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एडॉप्ट हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। सिर्फ एडॉप्ट नहीं, उसमें आपको पूरी लाइन समझनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या क्या था, प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो वो पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लिखी हुई है, कभी देखना, वो लिखी हुई है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, यानी कि ये वर्ड याद रखिएगा, एडॉप्ट इनेक्ट, कंफ्यूज मत होना। इनफोर्स जब भी यूज होगा वर्ड, इनफोर्स वर्ड यूज होगा तो 26 जनवरी आएगा, और जब भी एडॉप्ट और इनेक्ट आएगा तब आएगा आपका 26 नवंबर, ठीक है। गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया था, क्योंकि जब कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन, तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि 26 जनवरी 1930 जो है हमारा पूर्ण स्वराज का दिन होगा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो उस दिन पहली बार पूर्ण स्वराज का वर्ड यूज किया गया था, तो वो याद रखिएगा। लेकिन कभी हमें 1930 में पूर्ण स्वराज नहीं मिला, हमें पूर्ण स्वराज कब मिला, 1947 में, आप देखोगे, ठीक है। तो इस वजह से 26 जनवरी, पूर्ण स्वराज भी नहीं कहूंगा कि हमें जो है 1947 में पूर्ण स्वराज भी नहीं मिला था, डोमिनियन स्टेटस था। क्यों, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट था वो कौन था, एक तरीके से वो ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड पर्सन था, कौन, सी राजागोपालाचारी, ठीक है। हमारा जो इंडिया का खुद का इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया था 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को हम क्या बन गए थे, पूर्ण स्वराज हो गया था इंडिया का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और साथ के साथ इंडिया क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए 26 जनवरी को हमने इसको इन्फोर्स किया था। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मॉडर्न मनु किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। नाउ जेबी कृपलानी जो थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जो ऑफिशियल सील थी, ठीक है, स्टैंप होती है ना, ऑफिशियल स्टैंप या सील भी कहते हैं, वो उसका सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एलिफेंट, ठीक है। टोटल कितनी वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 15 वुमेन थी, मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें से इंपॉर्टेंट वुमेन का नाम याद रखिएगा आप, जिसमें से एक है आपका सुचेता कृपलानी, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रही है। फिर सरोजनी नायडू, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश रही है, और ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनको नाम किसने दिया था, गांधी ने दिया था ये टाइटल, ठीक है, ये टाइटल दिया था गांधी ने फॉर दी पोइट्रीज, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख है, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है, और ये प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है।
एक चीज याद रखिएगा, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक होता है सेक्रेटरी जनरल, और उसके बाद आपको जो बड़ी पोजीशन देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है प्रेसिडेंट। तो अभी तक सेक्रेटरी जनरल तो कोई इंडियन रहा नहीं है, बट प्रेसिडेंट रही है फर्स्ट, इंडिया की भी पहली और दुनिया की पहली महिला भी आप देखेंगे तो वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित रही है। फिर राजकुमारी अमृत कौर, इनका बहुत फेमस नाम है। इनको कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से जो इंडिया में पहला एम्स है वो इन्हीं की वजह से बना था। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही है और प्रेसिडेंट रही है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से टोटल 55 रिप्रेजेंटेटिव थे कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और इंडिया का ना डोमिनियन स्टेटस था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट था ना, वो इंडियन था, सी राजागोपालाचारी, बट उसको अपॉइंट किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। तो जैसे 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा इंडिया रिपब्लिक हो जाता है और ये डोमिनियन स्टेटस हट जाता है, ठीक है। फिर से एक थोड़ा सा रिव्यू में आपको करा देता हूं, याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेंच प्रैक्टिस। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, उसके अंदर याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पहले पर्सन जो थे जिन्होंने एड्रेस किया था वो जेबी कृपलानी। फिर आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। नाउ 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हुआ था एज परमानेंट प्रेसिडेंट, और एचसी मुखर्जी का इलेक्शन हुआ था आपका एज ए वाइस प्रेसिडेंट। बीएन राव को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखिएगा। नाउ 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। 22 जनवरी को सभी ने विदाउट एनी ऑब्जेक्शन उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। इंडिया क्या आजाद हुआ, इंडिया तो एक चीज मान लीजिए, पाकिस्तान इंडिया से, इंडिया ब्रिटिशर से आजाद हुआ था, लेकिन इंडिया से ब्रेक हो गया था कौन, पाकिस्तान, ठीक है। नाउ 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन बने थे। 16 जुलाई 1948 को आपको देखने को मिलेगा एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, ये जो है पहले एच सी मुखर्जी, आप देखें यहाँ पे एच सी मुखर्जी बहुत पहले यहाँ पे 11 दिसंबर को उनका इलेक्शन हो गया था, अलोंग विद द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उनके साथ 16 जुलाई 1948 को एक और को बनाया गया था, वीटी कृष्णचारी। तो ऊपर याद रखिएगा, ऊपर मैंने दोनों का नाम एक जगह लिख के डेट लिखी हुई है ब्रैकेट में, बट उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पर 16 जुलाई वीटी कृष्णमाचारी, दोनों एक ही साथ इलेक्ट नहीं हुए थे, अलग अलग डेट्स पर हुए थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था हमने। 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था उस दिन और एक्सेप्ट किया गया था। तो याद रखिएगा इंडिया में साइन हुए थे 284 मेंबर्स ने साइन किए थे 24 जनवरी को, और आपका प्रियम्बल के साथ साथ 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा सिग्नेचर कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 12 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 6.4 मिलियन का खर्चा आया, 64 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। और जीवी मावलांकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आफ्टर इंडिया टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक। तो याद रखिएगा जब इंडिया रिपब्लिक बना तब जीवी मावलांकर क्या थे, पहले लोकसभा के क्या बने थे, स्पीकर बने थे, ओके। तो हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा। कहीं पर थोड़ा बहुत माइनर एरर हुआ है वो मैंने लास्ट में बता दिया है, बट स्टिल अगर आपको लगे कहीं पर मैंने कुछ बता दिया, आपको गलत बता दिया है, तो शायद वो मैंने इंटेंशनली नहीं बताया होगा, थोड़ा सा इधर उधर क्या कहते हैं मिसप्लेस हो गया होगा, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो माइनर डिटेल्स थोड़ी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में शायद बोलते बोलते दिमाग में चल कुछ और रहता है लेकिन बोल कुछ और देते हैं, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको पूरी की पूरी सीरीज मिलेंगी, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इन पॉलिटिकल साइंस हो, क्लास 12 का, सब मैं आपको बताऊंगा। आपके सारे के सारे दिमाग के तार ऐसे खुल जाएंगे कि सारी चीजें कैसे लिंक की जाती है और कैसे सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी डाउट्स कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।